अगली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है और इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो खबर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में अब क्या खबर है और इसके क्या क्या इससे रिलेटेड जो भी वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। समाचार यह है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड सेंटर टू कम विथ इट्स प्लान टू सेव क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यानी कि भारत में ये जो पक्षी होता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये बहुत क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बहुत कम मात्रा में ये बचे हुए हैं। और अगर जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं, अगर किसी खुदा ना खास्ता इनको कुछ अगर हो गया तो फिर ये पूरी की पूरी प्रजाति जो है विलुप्त हो जाएगी। तो इनके कंजर्वेशन के रिस्पेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या प्लान है, डिटेल में वो प्लान सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया फरवरी के महीने में हमको प्रेजेंट करो। और ये मत करना कि हम बाद में ये प्लान कर रहे हैं, हम तो अभी सोच रहे हैं, इस तरीके से नहीं। पूरा प्लान आप बनाओ, एक बार में बनाकर आप पूरा प्लान मेरे सामने ला कर रखो एंड उसमें आप क्लियर कट बताओ कि ये जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, 50-100 शायद ज़्यादा नहीं बचे, 150 से ज़्यादा, इनके संरक्षण के लिए आप क्या कदम उठा रहे हो। अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की रिपोर्ट या इस तरीके का प्लान सरकार से बोला क्यों है कि उनके सामने ला के रखा जाए। तो बात यह है कि राजस्थान और गुजरात के वो इलाके जहाँ पे ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है, वहाँ पर भारत का जो सबसे आप कह सकते हैं ये पूरा का पूरा इलाका वो इलाका है जहाँ पर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का पोटेंशियल है। और इस सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने का जो पोटेंशियल है, इसी का फ़ायदा उठाते हुए, इसी को टैप करते हुए केंद्र सरकार राजस्थान के इलाकों में, गुजरात के उन इलाकों में जहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है, वहाँ पे बड़ी मात्रा में सोलर पार्क लगा रही है और वहाँ से खूब भर भर के फिर सोलर एनर्जी या बिजली बनाकर उसको वायर्स की मदद से सप्लाई किया जा रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि कई लोगों का कहना है कि जो तार वगैरह हैं जिनकी मदद से आप ये सप्लाई कर रहे हो बिजली, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अगर इनकी चपेट में आ गए, उन्होंने उड़ान भरने की कोशिश करी और अगर इनकी चपेट में आ गए तो बचेंगे नहीं। और बहुत ज़्यादा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अपने पास में बचे नहीं हैं। तो इसका कुछ करना पड़ेगा। आप यहाँ से जो तार वगैरह लेकर जा रहे हो, हाई टेंशन लाइन बिछा रहे हो, एक काम करो, आप इसे अंडरलाइन बिछा दो। अंडरलाइन बिछा दोगे तो बेहतर रहेगा। अब अंडरलाइन बिछाने के नाम पर लोगों का कहना यह है कि अगर हाई टेंशन लाइन अंडरलाइन हमने बिछा दी है, ओवर हेड की जगह अगर अंडरलाइन बिछा दी है, और खुदा ना खास्ता अगर कल को उसमें किसी तरीके का कोई कट लग गया, कहीं पे वो लीक कर गए, तो उससे बहुत ग्रेट डेंजर जो है हो जाएगा, बहुत डेंजरस सिचुएशन जो है क्रिएट हो जाएगी। तो हम लोग अंडरलाइन इसको लगा नहीं सकते। अब सिचुएशन बड़ी खतरनाक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड थोड़े से बचे हुए हैं, अगर विलुप्त हो गए तो ख़त्म हो जाएगी कहानी। उसके बाद में फिर ये अब इनको रिवाइव नहीं किया जा सकता। ये उसी इलाके में होते हैं जहाँ पे भारत का सोलर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है और उसको सोलर पोटेंशियल को टैप किए बिना हम लोग अपना जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम नहीं कर सकते। और हमने जो कमिटमेंट दे रखे हैं कि नेट जीरो हासिल कर लेंगे 2070 तक, और ये और वो सारी चीज़ें हो नहीं पाएंगी। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए अगर हाई टेंशन लाइन नीचे की तरफ यानी कि अंडर लाइन बिछा दी ज़मीन के अंदर से, तो उसके भी अपने काफ़ी ज़्यादा खतरे हैं। एक तो वो इकोनॉमिकली प्रोजेक्ट को बहुत अनवाइबल बना देगा, प्लस उसके अपने और दूसरे खतरे हैं। तो इन सारी बातों के चलते मसला फंस गया है। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार से पूछा है कि भैया अब क्या करना है क्या नहीं करना है ये बताओ। क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि ये जो पूरा का पूरा सोलर प्रोडक्शन है, इसको राजस्थान और गुजरात के इन इलाकों से कहीं और शिफ्ट नहीं किया जा सकता। उसके दो रीजंस हैं। एक तो वो पूरा इलाका जहाँ पर इस सोलर पार्क को लगाया जा रहा है, वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते, रेगिस्तानी इलाका है। प्लस यहाँ पे गर्मी भर भर के पड़ती है, क्योंकि गर्मी खूब पड़ती है, इसका मतलब सोलर पैनल्स खूब गर्म हो रहे हैं, इस पर खूब सोलर रेडिएशन पड़ रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। अब इसको कहीं और लगा देंगे तो वहाँ पर इस तरीके की कंडीशंस नहीं है। या तो लोग रह रहे हैं ज़्यादा मात्रा में, या फिर इतना ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ रही है, तो सोलर प्रोडक्शन कहीं और इतना ज़्यादा हो नहीं सकता। इसलिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का इंडेंजरमेंट अपनी जगह ठीक है, मगर सोलर प्रोडक्शन को कहीं और शिफ्ट किया नहीं जा सकता। तो अगर कर दिया तो फिर या फिर अगर इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया जा सकता। कार्बन फुटप्रिंट अगर आपको कम करना है और अपनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरा करना है, तो प्रोजेक्ट कंटिन्यू करना पड़ेंगे। बट एट द सेम टाइम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जान बचाना भी जरूरी है। तो इस पूरे मसले के ऊपर अब जब याचिका लगी है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया सारी सिचुएशन को आप एनालाइज करो, सरकार से बोला, और आप एक प्लान बना के लाओ कि आप कैसे GIB या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाओगे। और बाकी अब इलेक्ट्रिसिटी बंद करने के लिए तो हम बोल ही नहीं सकते, प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये हो गई न्यूज़। अब यहाँ से अपने को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पता चलता है कि यार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम का एक अपना जीव है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, राजस्थान और गुजरात के इलाके में मिलता है। अब इसके बारे में अगर ये इतना क्रिटिकली इंडेंजर्ड है कि 150 जो भी बचे हुए हैं, इनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक में याचिकाएं लग रही हैं, तो जाहिर सी बात है इसके बारे में फिर पढ़ना एज अ सीरियस UPSC एस्पिरेंट अपनी जिम्मेदारी और अपना धर्म बन जाता है। तो अब हम लोग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बात करेंगे। ये जो प्यारा सा जीव आपको पंछी देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर आपकी, इसी को बोला जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड।
अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, इज कंसिडर्ड इंडियाज मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड. इट इज़ कंसिडर्ड द फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीशीज रिप्रेजेंटिंग द हेल्थ ऑफ द ग्रासलैंड इकोलॉजी. तो पहली चीज़ ये कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का स्टेट बर्ड है. राजस्थान पीएससी का अगर कोई बच्चा देख रहा है तो इस बात को ध्यान रखें. राजस्थान का स्टेट बर्ड कौन है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है. और भारत में पाए जाने वाले पंछियों में सबसे ज़्यादा क्रिटिकली इंडेंजर्ड अगर कोई पंछी है तो वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है. जैसा कि मैंने कहा कि बस कुछ 100 बचे हुए हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पंछी हमको देखने को नहीं मिलता. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की खासियत यह है कि ये ग्रासलैंड के इलाकों में देखने को मिलता है, यानी कि जहाँ पर घास खूब सारी उग रही होती है, उस तरीके की ज़मीनों में, उस तरीके के क्षेत्रों में जहाँ खूब घास होती है, वहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है. एंड जितने ज़्यादा किसी ग्रासलैंड में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाएंगे, उससे एक बात हमको ये समझ में आएगी कि ग्रासलैंड की जो सेहत है वो बड़ी अच्छी है. ये बहुत मतलब इस बात को याद रखना है कि ये फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीशीज़ है. अगर किसी ग्रासलैंड के इलाके में, किसी ऐसे इलाके में जहाँ पे खूब ग्रासेस होती हैं, पेड़ वगैरह ज़्यादा नहीं होते, अगर वहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको ठीक ठाक मात्रा में दिख रहे हैं, इसका मतलब वो ग्रासलैंड्स बहुत बढ़िया स्थिति में है, ग्रासलैंड की पूरी इकोलॉजी बहुत बढ़िया स्थिति में है, ग्रासलैंड का जो इकोसिस्टम है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ जो है एकदम भालो भालो वहाँ पर चल रहा है, बढ़िया तरीके से जो है ग्रासलैंड अपनी फंक्शनिंग कर रहा है, उसे किसी तरीके का कोई इकोलॉजिकल थ्रेट नहीं है अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वहाँ पर ठीक ठाक मात्रा में देखने को मिल रहा है. तो 2-3 बातें हैं, याद रखिएगा. ये किसका स्टेट बर्ड है? राजस्थान का. सबसे ज़्यादा भारत के सबसे ज़्यादा क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड इसको समझा जाता है और ग्रासलैंड्स में पाया जाता है. अगर ग्रासलैंड्स में खूब दिख रहा है, इसका मतलब ग्रासलैंड की इकोलॉजी या इकोसिस्टम बढ़िया स्थिति में है, उसकी हेल्थ बढ़िया है. इट्स पॉपुलेशन इज कन्फाइंड मोस्टली टू राजस्थान एंड गुजरात. स्मॉल पॉपुलेशन अकर इन महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश. तो प्राइमरीली आपको 2 राज्यों में ही देखने को मिलता है, उस एक तो राजस्थान है और दूसरा गुजरात. उसमें भी प्रोमिनेंटली राजस्थान में ही ज़्यादा मात्रा में ये पाए जाते हैं. इसके अलावा कुछ बहुत कम मात्रा में महाराष्ट्र में मिलते हैं, कर्नाटक में मिलते हैं, आंध्र प्रदेश में मिलते हैं, बट ये नेग्लिजिबल है, बहुत कम मात्रा में. महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं. ज़्यादा मात्रा में ये आपको राजस्थान और गुजरात में ही देखने को मिलते हैं और उसमें भी प्रोमिनेंटली राजस्थान में सबसे ज़्यादा मात्रा में ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स पाए जाते हैं. तो अगर इस पर क्वेश्चन बनता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ पे मिलता है, अगर ये यूपीएससी बोलती है कि सिर्फ राजस्थान और गुजरात में मिलता है तो वो गलत है. राजस्थान और गुजरात में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, मगर महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र में भी पाए जाते हैं. तो एक बात अपने को याद रखनी है किन किन इलाकों में मिलता है. यहाँ पे यूपीएससी खेल सकती है कि सिर्फ राजस्थान और गुजरात में मिलते हैं, तो याद रखिएगा ऐसा नहीं है, और भी राज्यों में, मगर हाँ राजस्थान और गुजरात में सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं. अब थ्रेट क्या है? अगर ये बर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो किस वजह से ये बर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसको थ्रेट क्या है? The bird is under constant threat due to collision/electrocution with power transmission lines, hunting still prevalent in Pakistan, habitat loss and alteration as a result of widespread agricultural expansion. तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि ये इतना क्रिटिकली इंडेंजर्ड हुआ क्यों, तो एक तो इसकी भर भर कर पहले हंटिंग हुई. जब हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि हमारे अलावा इस दुनिया में बाकी जीवों का भी जो है एक इंपॉर्टेंस है, तो हम लोगों ने इसकी भर भर कर जो है हंटिंग करी. उसके चलते एक तो ये काफ़ी बड़ी मात्रा में ख़त्म हो गए. दूसरा, ग्रासलैंड्स को काट काट कर लोगों ने वहाँ पे खेती बाड़ी करना शुरू कर दी. इससे इसका हैबिटेट लॉस हो गया. हैबिटेट लॉस हुआ तो फिर इसकी डाइट और बाकी सारी चीज़ों पर असर पड़ा. उसके चलते इसकी काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में ये चला गया. इसके बाद में अब ये जो हैबिटेट लॉस हो गया, उस पूरा जो ग्रासलैंड्स के इलाके थे वहाँ पे खेत बना दिए गए, भर भर कर एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन कर दिया और इसकी खूब शिकार विकार हो गया. ये सारे तो पुराने थ्रेट्स है जिसके चलते इसकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई, इसकी पॉपुलेशन इतनी कम हो गई. अब लेटेस्ट में जब से अपन ने राजस्थान और गुजरात के एरिड इलाके जहाँ पर ये बर्ड पाया जाता है, जब से सोलर पावर प्लांट लगाना शुरू किए, उसके बाद से एक नया खतरा आ गया है कि अगर ये उड़ा थोड़ा बहुत ऊपर और वो जो हाई टेंशन वायर्स हैं उनके साथ में अगर उनके साथ में अगर टकराया तो फिर ये जल के खाक हो जाएगा. इसका इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाना है पावर ट्रांसमिशन लाइन्स के साथ में. उसी के चलते ये याचिका लगी है जिससे ये न्यूज़ बनी थी. तो ये इसके लिए आज की तारीख में थ्रेट है. कायदे से अगर देखा जाए तो किसी भी जानवर को अगर थ्रेट है वो है तो इंसान से ही. ह्यूमंस ने या तो कुछ खुद डायरेक्टली थ्रेट बना रखे हैं उसके लिए, या हमने कुछ ऐसी हरकतें कर रखी हैं जिसके चलते वो बेचारों के ऊपर कुछ ना कुछ थ्रेट आ गई हैं. इसके पहले अपन ने उस भालू के बारे में बात की थी, स्लॉथ बियर, जिसको हम लोग कई बार हनी बियर भी बोलते हैं. बेचारा इतना प्यारा और मैजेस्टिक बीस्ट है. 6 जनवरी के शायद जो करंट अफेयर्स थे उसमें डिस्कस किया था. उसका जीना हमने हराम कर दिया, जंगल काट के रख दिए, घर उसके पास बचा नहीं. अब मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वहाँ पे उसको मार देते हैं, उसको पकड़ पकड़ के नचवा रहे हैं, मदारी वगैरह सारी चीज़ें हो रही हैं. और बेचारा क्रिटिकली आप कह सकते हैं कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड तो खैर नहीं है, मगर वल्नरेबल स्टेट में आ गया है. कुछ वक्त में ऐसे ही चलता रहा तो शायद विलुप्त भी हो जाए. वही कहानी इस बेचारे पक्षी के साथ में. तो मोर और लेस कहीं पर भी आप देखोगे दिखता यही है कि मनुष्य जो है वो सबसे खतरनाक, वो बाकी जानवरों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उनकी फिल्म का विलन है. लगभग सारे जानवर जिनके ऊपर एक्सटिंक्शन का खतरा है, शायद ही कोई ऐसा जानवर हो जिसके एक्सटिंक्शन के खतरे के पीछे मनुष्य जिम्मेदार ना हो. खैर,
अब आ जाते हैं इसके प्रोटेक्शन स्टेटस पे। इसको जो इतना क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो अलग अलग जो प्रोटेक्शन स्टेटस मिले हुए हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। मतलब ये बड़ी विपदा में है, अगर इसके संरक्षण पे काम नहीं किया गया तो ये विलुप्त हो जाएगा। क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब होता है कि ये विलुप्ति की कगार पे खड़ा हुआ है। दूसरा आपका साइट्स की जो लिस्ट है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, साइट्स इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये उसकी अपेंडिक्स 1 में है। साइट्स के अपने अलग अलग अपेंडिक्स होते हैं। अपेंडिक्स 1 में जिन जानवरों को रखा जाता है उनकी खाल, उनकी किसी भी चीज़ का किसी तरीके का कोई ट्रेड नहीं हो सकता, और अगर कोई करता है तो फिर उसके खिलाफ उस पर सज़ा होती है। इंटरनेशनल लॉज बने हुए हैं। तो साइट ने भी अपने अपेंडिक्स 1 में रखा है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये बहुत बुरी स्थिति में है। तीसरा कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ करके एक आपका कन्वेंशन है, उसके भी अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। दैट्स एन इंडिकेशन कि ये बहुत इंडेंजर्ड है, इसके कंजर्वेशन की ज़रूरत है। एंड लास्टली हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके भी शेड्यूल 1 में रखा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में होने का मतलब यह है कि इसका शिकार नहीं किया जा सकता, और अगर किसी ने किया तो उसकी लंका लगा दी जाएगी, उसको फिर अच्छी खासी सज़ा मिलेगी, उसको फिर छोड़ा नहीं जाएगा। अब आ जाते हैं कि इतनी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्थिति में अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है तो फिर इसके प्रोटेक्शन के लिए भारत सरकार क्या कदम अभी तक उठा रही है, या राज्य सरकार इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या कदम उठा रही है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने एक स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम चला रखा है। उसके तहत में इट इज़ कैप्ट अंडर द स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम अंडर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मतलब ये कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक स्पेशल रिकवरी प्रोग्राम बनाया है। उसके तहत में कुछ स्पेसिफिक जगहों पर इनको रखा जाता है और वहाँ पर इनकी ब्रीडिंग करवा के इनकी संख्या बढ़वाने की कोशिश की जा रही है। एक तो ये मेजर लिया गया है स्पेशल रिकवरी प्रोग्राम का। दूसरा, नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम, इट इज़ करेंटली बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय कंजर्वेशन एजेंसीज। इसी तरीके का जो आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, जिस तरीके से वो इसको एक जगह पे कन्फाइन करके ब्रीडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्जैक्टली उसी तरीके से एक नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान भी चल रहा है। उसमें भी कई सारी एजेंसीज लगी हुई हैं इसके कंजर्वेशन के लिए और इसकी ब्रीडिंग करवाई जा रही है इन साइटू और एक्स साइटू, यानी कि जहाँ पर इसका हैबिटेट है वहाँ पर भी, और वहाँ से उठाकर किसी दूसरी जगह पर ले जाकर वहाँ पर भी इसकी ब्रीडिंग कराने की कोशिश हो रही है। तीसरा है कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी। Ministry of Environment, Forest and Climate Change of India, Rajasthan Government and Wildlife Institute of India have established a conservation breeding facility in Desert National Park at Jaisalmer in June 2019. तो ये जो दो प्रोग्राम्स के बारे में हमने बात करी कि स्पेशल रिकवरी प्रोग्राम और नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम, ये एजेंसीज अपने अपने लेवल पर चला रही हैं, मगर सरकार का एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें मिल सके इसको ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, साथ में राजस्थान गवर्नमेंट और तीसरा आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन तीन लोगों ने मिलकर राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क है जैसलमेर में, वहाँ पर 2019 में एक कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी शुरू करी है। यानी कि वहाँ पर इसको कंजर्व किया जाएगा, वहीं पर इसकी ब्रीडिंग करवा कर इसकी संख्या बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इस तरीके की एक फैसिलिटी डेजर्ट नेशनल पार्क में शुरू की गई है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज टू बिल्ड अप कैप्टिव पॉपुलेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड टू रिलीज द चिक्स इन द वाइल्ड फॉर इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन। तो यहाँ पर अब किया ये जाएगा, ये जो डेजर्ट नेशनल पार्क है जहाँ पर ये कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी है, यहाँ पर कुछ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को रखा जाएगा, उनको जो भी खाना पीना और बाकी सारी चीज़ें दी जाएंगी, इनके बच्चे पैदा कराए जाएंगे, और जब इनके बच्चे या इनकी चिक्स जब इनका जन्म हो जाएगा तो इनको फिर वाइल्ड में छोड़ दिया जाएगा ताकि वहाँ पर ये अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर सकें। इस तरीके का ये प्रोग्राम डेजर्ट नेशनल पार्क में चल रहा है। अगला प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, it has been launched by the Rajasthan government with an aim of constructing breeding enclosures for species and developing infrastructure to reduce human pressures on the habitat। तो राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से खुद का भी जो है एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रखा गया है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ब्रीडिंग के इंक्लोजर्स बनाए जाएंगे, जो इसके पहले वाले प्रोग्राम में ये तीन लोग मिलकर कर रहे हैं डेजर्ट नेशनल पार्क में, लगभग वही काम राजस्थान सरकार कट कॉपी पेस्ट मार रही है अपना खुद के वाहवाही लेने के लिए कह सकते हैं, या फिर अपना खुद के तौर पर एफर्ट मारने के लिए कि भाई कुछ स्पेसिफिक इंक्लोजर्स बनाए जाएंगे, वहाँ पर इस स्पीशीज़ को जो है रखा जाएगा और इसकी ब्रीडिंग कराई जाएगी। प्लस जहाँ पर ये स्पीशीज़ ठीक ठाक मात्रा में होती है वहाँ पर इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा कि मनुष्यों के साथ में इनका ज़्यादा कोई इंटरेक्शन ना हो, या फिर मनुष्यों को बोला जाएगा कि औकात में रहो भैया, लिमिट में रहो, और ये जो इलाके हैं जो जहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स का विचरण है वहाँ पर मत जाओ। कुछ भी करके अल्टीमेटली ह्यूमन प्रेशर जो है उन हैबिटेट्स के ऊपर से कम करवाने की पूरी कोशिश राजस्थान सरकार करेगी या कर रही है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के तहत
में उन इलाकों में जहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स ठीक ठाक मात्रा में होता है। प्लस ब्रीडिंग ग्राउंड्स वगैरह बना बनू के किसी तरीके से अगर हो सके तो इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश ये लोग भी कर रहे हैं। कुछ इको फ्रेंडली मेजर्स भी लिए गए। अब यहाँ पे अपना जो पूरा का पूरा वो पावर ट्रांसमिशन लाइंस की का केस आ जाता है, ये उससे रिलेटेड है। टास्क फोर्स फॉर सजेस्टिंग इको फ्रेंडली मेजर्स टू मिटिगेट इम्पैक्ट्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन लाइंस एंड अदर पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑन वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये पूरा का पूरा इलाका जहाँ पे ये पावर ट्रांसमिशन लाइंस बछाई गई हैं, पूरा का पूरा ये सोलर पावर जनरेट करने का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जा रहा है। यहाँ पे बाकायदा एक टास्क फोर्स बनाई गई है जिनसे ये बोला गया है कि इस इलाके में क्या वो इको फ्रेंडली तरीके हो सकते हैं जिसकी मदद से ये पावर ट्रांसमिशन की लाइन और पूरा का पूरा जो पावर ट्रांसमिशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वाइल्ड लाइफ के साथ में किसी भी कम से कम कॉन्फ्लिक्ट में आए, वाइल्ड लाइफ इससे किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो, इंक्लूडिंग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इनके ऊपर किसी तरीके का खतरा ना है। इसके लिए क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता, ये सारी बातें सजेस्ट करने के लिए और वो सारे एक्शंस लेने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया। अब वो टास्क फोर्स पूरा काम कर रही है इस बारे में। अब बहुत ज़्यादा तो इसके खैर अभी नतीजा निकल कर नहीं आया, मगर ये कदम यहाँ पर उठाया गया। तो दैट्स ऑल फ्रॉम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में इतनी बातें अपन ने जो करी हैं, इसमें जो जो क्वेश्चन बनते हैं उसको थोड़ा अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला तो यही कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की स्थिति कैसी है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। दूसरा, ये कहाँ मिलता है, ग्रासलैंड्स में मिलता है। तीसरा, ग्रासलैंड्स में अगर ये देखने को मिलता है तो उससे ये समझ में आता है ग्रासलैंड की स्थिति अच्छी है, सेहत बढ़िया है, उसकी इकोलॉजी बढ़िया चल रही है। कहाँ कहाँ मिलता है, मोस्टली राजस्थान एंड गुजरात में पाया जाता है, मगर सिर्फ राजस्थान और गुजरात में ही पाया जाता है वैसा भी नहीं है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी इसकी कुछ छोटी मोटी पॉपुलेशंस हैं, मगर वो नगण्य है। ज़्यादातर ये राजस्थान और गुजरात में ही मिलता है। थ्रेट की बात कर ली जाए तो अपने लोग इसके सबसे बड़े थ्रेट हैं, इससे ज़्यादा और क्या बोला जा सकता है। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात की जाए, दो अपने को याद रखने हैं या तीन याद रखने हैं। IUCN की जो रेड लिस्ट है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो रेड लिस्ट है, उसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब विलुप्ति की कगार पे खड़ा हुआ है। साइट्स का जो है लिस्ट उसके अपेंडिक्स 1 में रखा है, मतलब इसका कोई ट्रेड नहीं हो सकता, या इसकी खाल या इससे रिलेटेड किसी भी चीज़ का, इससे बनी हुई किसी भी चीज़ का ट्रेड नहीं हो सकता। तीसरा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है। तो इसका भी मतलब यह है कि इसका कोई इसका कह सकते हैं शिकार वगैरह कोई नहीं कर सकता, और कोई करने की कोशिश करेगा तो फिर उसको बहुत कठोर सज़ा दी जाएगी। लास्ट, इसकी रिकवरी के प्रोग्राम्स वगैरह तो खैर ऐसा काम के नहीं है, बस अपने को ये प्रोग्राम याद रखना है। कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी जो डेजर्ट नेशनल पार्क में बनाई गई है, 3 लोग चला रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, राजस्थान गवर्नमेंट एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसमें अब डेजर्ट नेशनल पार्क का जिक्र आ गया है, तो थोड़ा सा डेजर्ट नेशनल पार्क की भी बात करेंगे। बाकी सब ये जो प्रोजेक्ट वगैरह हैं, ठीक है, अपनी एफर्ट तो मारे जा रहे हैं, अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकल कर आता है। अब हम लोग बात करेंगे डेजर्ट नेशनल पार्क की। क्यों बात करेंगे डेजर्ट नेशनल पार्क की, मैं ये भी बताऊंगा आपको, मगर क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जिक्र करते करते इसमें डेजर्ट नेशनल पार्क का जिक्र आ गया, तो इसके बारे में बात करना रेलेवेंट हो जाता है। इसके ऊपर UPSC पहले भी सवाल पूछ सकती है, हो सकता है आने वाले वक्त में भी इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन बन जाए। PSC वगैरह में इसके ऊपर, खासतौर पर राजस्थान PSC में इसके ऊपर सवाल पूछ लिया जाए, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जब जिक्र आता है, डेजर्ट नेशनल पार्क हमेशा न्यूज़ में आ जाता है। इसके चलते इसके बारे में अपने को कुछ अंदाज़ा होना चाहिए कि ये डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है, क्या है, कहाँ सिचुएटेड है, इस तरीके से। तो डेजर्ट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया विद इन जैसलमेर एंड बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। इस पर तो UPSC ने एक सीधा सीधा सवाल पूछा भी था। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है, राजस्थान राज्य में पड़ता है। राजस्थान में भी 2 जिलों में आता है, राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है और जो बाड़मेर जिला है, इन दोनों जिलों में ये डेजर्ट नेशनल पार्क फैला हुआ है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, राजस्थान स्टेट एनिमल चिंकारा एंड स्टेट ट्री खेजरी एंड स्टेट फ्लावर रोहिदा आर फाउंड नेचुरली एट दिस पार्क। तो यहाँ पर एक तो राजस्थान का जो स्टेट बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। राजस्थान का जो स्टेट एनिमल है जिसको चिंकारा बोला जाता है, वो यहाँ देखने को मिलता है। इनकी जो स्टेट ट्री है जिसको खेजरी ट्री बोला जाता है, वो यहाँ देखने को मिलती है। और जो स्टेट फ्लावर है जिसको रोहिदा बोला जाता है, वो भी यहाँ पाया जाता है। तो चारों चीज़ें, राजस्थान का स्टेट एनिमल, राजस्थान का स्टेट बर्ड, राजस्थान की स्टेट ट्री और राजस्थान का स्टेट फ्लावर, चारों के चारों डेजर्ट नेशनल पार्क में मिलते हैं। इसके चलते भी ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट वॉज डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1980 एंड नेशनल पार्क इन 1992। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, यूनेस्को ने इस पूरे इलाके को 1980 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया और इसको नेशनल पार्क 1992 में बनाया गया था। अब ये जो 2-3 बातें हैं डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में, इनको अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने बोला था कि UPSC इसके ऊपर सवाल पूछ चुकी है, तो वो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, वो भी अपन लोग देख लेते हैं।
विथ रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। 2020 में ये सवाल डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया। इट इज़ स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स, there is no human habitation inside the park, it is one of the natural habitat of the great Indian bustard। तो ये जो डेजर्ट नेशनल पार्क है जिसके बारे में अपन ने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए अभी अभी, इस पर एक सवाल 2020 में यूपीएससी में आया था कि डेजर्ट नेशनल पार्क के रिस्पेक्ट में ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इनको कंसिडर करो। पहला तो ये कि ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, दूसरा ये कि डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर किसी भी तरीके के मनुष्यों का कोई हैबिटेशन नहीं है, और तीसरा इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नेचुरली पाया जाता है। और फिर अपने को ये बताना इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। 1 and 2 सही है, 2 and 3 सही है, 1 and 3 सही है, या 1 2 3 सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, अभी अपन ने जस्ट देखा इसके पहले कि राजस्थान में सिचुएटेड है और राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट्स में ये आता है। तो पहला स्टेटमेंट तो अपना सही हो गया कि ये जो डेजर्ट नेशनल पार्क है ये 2 ज़िलों में सिचुएटेड है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा, देयर इज़ नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। ये जो पूरा का पूरा पार्क है जो 2 ज़िलों में सिचुएटेड है, इसके अंदर कहीं पर भी कोई मनुष्य के रहने का स्थान नहीं है, कोई भी ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है। कॉमन सेंस लगाकर सोचिए, ऐसा हो सकता है क्या? एक लंबा चौड़ा नेशनल पार्क बनाया गया है जो 2 ज़िलों में फैला हुआ है और इसके अंदर एक इंसान भी नहीं रहता हो, एक भी छोटा मोटा ह्यूमन हैबिटेशन ना देखने को मिले। ये बात गले उतरती नहीं है, ये बात सच है भी नहीं कि ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है। और इसको ऐसे भी सोच लो कि अगर इस डेजर्ट नेशनल पार्क में ह्यूमन हैबिटेशन ना होता, 2 ज़िलों में फैला हुआ ये डेजर्ट नेशनल पार्क जहाँ पे सबसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रह रहा है और यहाँ पे कोई ह्यूमन हैबिटेशन ही नहीं है, तो ह्यूमंस के चलते तो बेचारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली इंडेंजर हो गया। अगर इस इलाके में ह्यूमन हैबिटेशन होता ही नहीं तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के भी इतने बुरे दिन नहीं आते। इंसानों ने मार मार के उस बेचारे की लंका लगा दी है और यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि ये उस इलाके में इंसान रहते ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। 2 ज़िलों में फैला हुआ एक पूरा का पूरा नेशनल पार्क, वहाँ एक इंसान न रहता हो और एक ऐसा जानवर जो बेचारा इंसानों के चलते विलुप्त होने की कगार पर आ गया है, उसका नेचुरल हैबिटेट भी वहाँ पर देखने को मिलता हो, ये बात कुछ गले नहीं उतरती। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तीसरा, इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये स्टेटमेंट तो सही है ही, इसको अपन ने भी देखा इसके पहले कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ पाया जाता है और बाकी इसके अलावा 3-4 चीज़ें और मिलती हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है। इस तरीके से अपना जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाता है। अब कई बार क्या होता है, अपने को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तीनों स्टेटमेंट्स अपने को पता नहीं होते, कुछ पता होते हैं कुछ नहीं पता होते। ऐसी कंडीशन में इसको कैसे सॉल्व करें, उसका भी तरीका, अगर आपको इसमें से एक आध स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट्स पता है और एक को लेकर आप कुछ श्योर नहीं हो, तो फिर जैसे डेजर्ट नेशनल पार्क का बेसिक भी अगर आप पढ़ोगे तो ये पता चल जाता है कि ये राजस्थान के 2 ज़िलों में फैला हुआ है। पहला स्टेटमेंट सही है, यानी कि या तो ऑप्शन ए सही है या फिर ऑप्शन सी सही है या ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन बी सही नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर 1 गायब है। दूसरा, इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। अब वो स्टेटमेंट, वो वाला ऑप्शन देख लो जिसमें 1 और 3 दोनों आ रहे हो, यानी कि या तो ऑप्शन सी सही हो सकता है या फिर ऑप्शन डी सही हो सकता है। अब अगर आप इतना भी पहुंच जाते हैं और ये ऑप्शन नंबर बी को लेकर आप कोई कंफर्म नहीं बता सकते, कंफर्म आप कुछ लॉजिक नहीं लगा पा रहे, तो भी फिर आप कम से कम 50-50 कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं और 50% चांसेस है कि आप सही हो जाएंगे, 50% चांसेस है कि आप गलत हो जाएंगे। एक तरीका और है इसको करने का कि आप अगर आपको सारे स्टेटमेंट्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो कम से कम एक कोई ऐसा स्टेटमेंट पकड़ लीजिए जिसके बारे में आपको पता है कि वो पक्का गलत होगा। जैसे यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट है, अपने को ये पक्का पता है कि यार ये गलत होगा या कॉमन सेंस से ये बात गलत लग रही है। सेकंड स्टेटमेंट अब गलत है तो सेकंड स्टेटमेंट जहाँ जहाँ है उस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन ए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सेकंड स्टेटमेंट आ रहा है, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से भी अगर आप करेंगे तो आप सही आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 आर, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 3 आर सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सही जो है वो सही हो जाएगा, दैट इज़ द राइट आंसर। तो ग्रेट, ये जो आपका डेजर्ट नेशनल पार्क है इसके ऊपर, या यूँ बोलूँ कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ऊपर इस तरीके का क्वेश्चन एक आ चुका है और इस तरीके के क्वेश्चन आगे भी आने की संभावना है। तो उसके लिए इन बातों को ध्यान में हमको रखना है एंड अकॉर्डिंगली हमको अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। तो डेजर्ट नेशनल पार्क के ऊपर जो ये क्वेश्चन हमने किया है और जो इन्फॉर्मेशन हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस करी, यहीं से मेरे दिमाग में एक सवाल उठा, यहीं से मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि अगर हम लोग राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में बात कर रहे हैं तो साथ ही साथ राजस्थान में और कितने दूसरे नेशनल पार्क्स हैं हमको इसका भी पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा सर्च करने में मुझे ये खूबसूरत सा मैप मिला है जिससे हमको राजस्थान में जो 5 नेशनल पार्क्स मौजूद हैं उनकी लोकेशन और उनकी पोजीशंस पता चलती हैं, स्टेट के किस हिस्से में है, कहाँ पर सिचुएटेड है, ये भी हमको पता चलता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें। एंड यहाँ से अपने को ये पता चलता है कि राजस्थान में कुल मिलाकर 5 नेशनल पार्क आते हैं। एकदम एक्सट्रीम वेस्ट में अगर आप निकल जाइए तो यहाँ पर सबसे एक्सट्रीम वेस्ट में हमको डेजर्ट नेशनल पार्क देखने को मिलता है, जिसके बारे में भी हमने बात करी ली कि 2 ज़िलों में फैला हुआ है, सो ऑन एंड सो फोर्थ।
काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं इसके बारे में। दूसरा, अगर हम यहाँ पे चले जाएँ सदर्न राजस्थान से अगर बात शुरू करें तो मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क करके एक नेशनल पार्क है, उसके बाद रणथंभौर नेशनल पार्क है, केओलादेव नेशनल पार्क है एंड सारिस्का नेशनल पार्क पड़ता है। ये 5 नेशनल पार्क्स हैं जिनको याद रखना है। सारिस्का नेशनल पार्क, केओलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर, मुकुंदा हिल्स नेशनल पार्क एंड डेजर्ट नेशनल पार्क, ये 5 नेशनल पार्क राजस्थान में पाए जाते हैं। आगे भी मैं इनफैक्ट आपको ये बताना चाहूँगा कि जब किसी पर्टिकुलर राज्य में किसी नेशनल पार्क से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ मिलती है तो उस इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ को पढ़ चुकने के बाद में आपके दिमाग में ये बात हिंट करनी चाहिए, आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि भाई इस राज्य में और कितने नेशनल पार्क्स हैं और कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड हैं, किसकी क्या खासियत है, थोड़ा सा उसके बारे में भी अपने को पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा मुकुंदा हिल्स नेशनल पार्क के बारे में पढ़िए, रणथंभौर के बारे में पढ़िए, केओलादेव के बारे में पढ़िए, सारिस्का के बारे में पढ़िए। डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में जो बेसिक अपने को पता होना चाहिए वो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर ही लिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो मेरे दिमाग में आया कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो यहाँ से अपन ने ये भी देख लिया कि 5 कुल मिला के नेशनल पार्क हैं। बाकी इस न्यूज़ में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बात कर ही ली, डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो डिस्कस कर लिए, कब नेशनल पार्क बना था, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये भी देख लिया, इसके ऊपर यूपीएससी ने जो सवाल पूछा था उसको भी अपन ने देख लिया, एंड लास्टली राजस्थान में और कितने नेशनल पार्क हैं ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। चलें, तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। आगे बढ़ते हैं।